एक खूंखार कैदी जिसकी सजा पूरी हो चुकी है, लेकिन वह जेल से बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। और जानते हैं क्यों? सिर्फ मेरे हाथों का बना वो स्वादिष्ट दाग गुओं फान खाने के लिए। यहाँ तक कि कैदी एक एक निवाले के लिए आपस में ही लात घूंसे चला देते हैं। जेल के बाहर भी लोगों का पागलपन इस कदर है कि वे सिर्फ इस भोजन को छकने के लिए अपना सिर फुडवाने को तैयार रहते हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि मैं कोई बद्धा शेफ नहीं, बल्कि चौराहे पर चीनी से बनी शाओबिंग बेचने वाला एक आम इंसान था। मुझे तो एक अंडरवर्ल्ड के डॉन ने अपना मोहरा बनाकर इस काल कोठरी में धकेल दिया। मेरी मौत की सजा में बस एक हफ्ता बचा है। इसी मायूसी के बीच जेल का वार्डन मुझे एक पूछताछ वाले कमरे में ले जाता है और मुझसे कहता है कि मुझे अब ए ब्लॉक के खतरनाक कैदियों के लिए खाना बनाना होगा। अब भाई, सिर्फ रोटियां बनाना जानने वाला इंसान भला पूरे ड्रैगन किंगडम का शेफ कैसे बन सकता है? क्या मुझे वहाँ 2000 रोटियां बेलनी पड़ेंगी? खैर, जिंदगी की हर एक सांस कीमती होती है, इसलिए मैंने भी हिम्मत जुटाकर हाँ कह दिया। जब मैं रसोई में पहुंचा तो वहाँ के हालात देखकर मेरे होश उड़ेज गए। बर्तन बेहद पुराने थे और सब्जियां भी सड्ढी गली थी। ऊपर से सिर्फ 40 मिनट बाद कैदियों के भोजन का समय होने वाला था। इतने कम समय में 2000 लोगों का खाना बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। अगर समय पर खाना नहीं बना तो वार्डन तो छोड़ो, वो खूंखार कैदी ही मुझे जिंदा चबा जाएंगे। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक गॉड लेवल रेसिपी गाथोडांग सूप फ्लैश होती है। मेरी उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं और मैं काम पर लग जाता हूँ। दूसरी तरफ ए ब्लॉक के मैदान में यहाँ का बेताज बादशाह पीटर धूप सेक रहा था। चाहे जेल के अंदर हो या बाहर, उसका खौफ हर जगह है। वह अपनी गैंग के साथ डाइनिंग हॉल के बाहर आकर दहाड़ता है। अगर आज का खाना भी पहले जैसा बकवास हुआ ना, तो बनाने वाले को कल के जैसे ही सीधे भगवान के पास भेज देंगे। डाइनिंग हॉल का सिपाही सिलाश समय देखकर घबरा जाता है। वह रसोई की तरफ देखता है जहां मैं अकेला जूझ रहा था। उसे मेरी फिक्र थी, इसलिए वह मेरी मदद के लिए अंदर आता है। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां 50 बड्ढे बड्ढे बर्तनों में सफेद सूप जैसी कोई चीज उबल रही थी, जो दिखने में बेहद साधारण थी। सिलाश कहता है, खाना परोसने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से सुरक्षित निकाल लूंगा, वरना ये कसाई तुम्हें बख्शेंगे नहीं। बाहर कैदी दरवाजा पीटने लगे थे। वैसे तो पीटर के आदमी ही खाना परोसते हैं, इसलिए हम दोनों ने तेजी से बर्तनों को काउंटर पर लगाया। पीटर अपने चेलों के साथ अंदर आता है और काडी डी 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 एच की आवाज में पूछता है, सिलाश, नया शेफ कहाँ है? सिलाश बिना डरे कहता है, वह आपसे नहीं मिल सकता। पीटर अपने चेले स्किन्नी मंकी को खाना लाने भेजता है, लेकिन जैसे ही वह गुंडा बर्तन को देखता है, वह दंग रह जाता है और चिल्लाता है, क्या यह सुअरों का खाना है? पीटर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह काउंटर की तरफ बढ़ता है। काउंटर पर सफेद गारा सूप देखकर पीटर के सब्र का बांध टूट जाता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। अगर उसने ऐसा खाना खाया तो उसका साम्राज्य खतरे में पड़ी डी जाएगा। सिलाश डर के मारे पीछे हट जाता है। उसकी हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह एक झूठी कहानी करता है। पीटर, रुको, ये कोई आम खाना नहीं है। इसे ईस्ट के एक रहस्यमयी गॉड लेवल शेफ ने बनाया है, जिसने पूरी डार्क कुलिनरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था। पीटर को कुछ शब्द समझ नहीं आते, लेकिन कहानी सुनकर उसकी उत्सुकता जाग जाती है। वैसे तो मुझे भी कुछ शब्द समझ नहीं आए। खैर, वह पूछता है, इस डिश का नाम क्या है? सिलाश हकलाते हुए कहता है, गठोडंग सूप। पीटर खुद खाने से पहले एक कटोरी सूप अपने वफादार चेले स्किनी मंकी की तरफ बढ़ाता है। ये सूप पहले तुम पियोगे। स्किनी मंकी कांपते हाथों से कटोरी उठाता है। उसे सिलाश की बातों पर शुरू से ही रत्ती भर भरोसा नहीं था, लेकिन बॉस का हुक्म टालने की औकात भी नहीं थी। वह जैसे ही पहला घूंट लेता है, अगले ही पल उसका पूरा बदन सुन्न हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। एक अजीब सा सुकून और ममता का एहसास उसकी रग रग में दौड़त जाता है। उसे लगता है जैसे वह अपनी माँ की गोद में लेटा हो। यहाँ तक कि उसे साक्षात भगवान मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ जाते हैं। ये देखकर पीटर हैरान रह जाता है और खुद एक बड़ी कटोरी सूप गटक जाता है। तभी पीटर भी भावनाओं के समंदर में बह जाता है। उसे बचपन के वो दिन याद आने लगते हैं जब माँ उसे पालने में झुलाया करती थी। वह फूट फूट कर रोने लगता है। सिपाही सिलाश ये देखकर अपना सिर पकड़ ही लेता है। साला, ये क्या बवासीर है? सिर्फ सूप पीकर ये खूंखार हत्यारे रोने लगे? इन्होंने कभी असली खाना नहीं खाया क्या? खैर, जो भी हो, फिलहाल के लिए तो मेरी जान तो बच गई थी। पीटर और उसके चेले पागलों की तरह पूरा बर्तन साफ कर देते हैं। यहाँ तक कि आखिरी बूंद के लिए 2 गुटों में भयंकर लात घूंसे चल जाते हैं, जिसमें कई कैदी अस्पताल पहुंच जाते हैं। जब मुख्य वार्डन मार्टिन पुलिस बल के साथ पहुंचता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसका दिमाग घूम जाता है। कुछ कैदी अजीब हालात में बैठे दिखते हैं तो वो उधर जाके देखता है, पर वो सारे कैदी कोने में बैठकर मजे से प्लेटें चाट रहे थे। मार्टिन सबको बाहर खदेड़ता है और जेलर को फोन करके छोटे मोट दंगे की रिपोर्ट देता है। जेलर कहता है, शाम को किसी अच्छे शेफ का इंतजाम करो, उस रोटियां बनाने वाले खूनी से दोबारा खाना मत बनवाना। एक बार मामला संभल गया, यही बहुत है। मार्टिन हाँ तो कह देता है, लेकिन मन ही मन सोचता है, उस शेफ के अलावा अब कैदियों को शांत रखने का कोई और रास्ता नहीं है। रसोई में मैं अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा रहा था। दरअसल खाना बनाने से पहले मेरे सिस्टम में एक बिग पॉट कुकिंग सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। दोपहर की नींद से जागने के बाद मुझे 2000 से ज्यादा सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स मिल चुके थे। 3000 पॉइंट्स होते ही मैं एक डेथ पेनल्टी पोस्टपोनमेंट कार्ड जीत सकता था। तभी सिलाश फिर आता है और कहता है, चलो शेफ यून, रात के खाने की तैयारी करनी है। और इस बार मेरी मदद के लिए उन्होंने एक कड़ी DDDH के महिला कैदी सोफिया को भेजा था, जिसके पास ड्रैगन किंगडम जैसे बड़े रेस्टोरेंट्स में काम करने का तजुर्बा था। सोफिया मुझे बद्धी नफरत भरी नजरों से देखती है। वह सिलाश से कहती है, इस जैसे समाज के कचरे को तो सरेआम फांसी दे देनी चाहिए, मैं इसकी कोई मदद नहीं करूंगी। और वह दीवार से लगकर आंखें बंद कर लेती है। मैं भी उस पर ध्यान न देकर आज की बची कुची सामग्रियों को देखता हूँ। मीट और सब्जियां ना के बराबर थीं, इसलिए
मैं रात के खाने के लिए यांगचुन नूडल्स चुनने का फैसला करता हूँ। दूसरी तरफ ए ब्लॉक के वीआईपी कमरे में पीटर अपने डॉक्टर से पूछ रहा था, क्या मेरा छोटा भाई कभी होश में आएगा? डॉक्टर मायूसी से सिर हिलाता है। उसका कोमा से बाहर आना नामुमकिन है। बेहतर होगा कि आप आखिरी समय शांति से जीने दें और अच्छे मन से उसको विदा करें। पीटर का दिल टूट जाता है। वह अपने भाई का हाथ पकड़ दिलाकर रोने लगता है। अगर कोई तुझे होश में ला सके तो मैं अपनी सारी दौलत और ताकत छोड़ देने को तैयार हूँ। इधर रसोई में मेरे नूडल्स बनकर तैयार थे। उसकी खुशबू पूरी रसोई में महकने लगती है। सोफिया जैसे ही उस खुशबू को सूंघती है, उसके मुंह से लार टपकने लगती है। मैं नूडल्स का एक बड्ढा निवाला मुंह में लेता हूँ और मजे से खाता हूँ। सोफिया गुस्से में तिलमिला उठती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन तुम जैसे अपराधी के हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन भाई ठीक 10 मिनट बाद सोफिया और सिलाश दोनों टेबल पर बैठकर पागलों की तरह नूडल्स ठूंस रहे थे। उनके चेहरों पर जो जन्नत वाला सुकून था वह देखने लायक था। सिलाश को अब समझ आया कि दोपहर में कैदी खाने के लिए क्यों मरे जा रहे थे। शाम के खाने का समय अभी हुआ भी नहीं था कि बाहर कैदियों की लंबी कतार लग गई। दरवाजा ऐसे पीटा जा रहा था जैसे कोई नशेड़ियों का अड्डा हो। रात के खाने में पीटर नहीं बल्कि उसका चेला स्किनी मंकी आता है। जब वह नूडल्स देखता है तो चिढ़ जाता है, साला मुझे नूडल्स बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन मैं मुस्कुराते हुए कहता है, ये कोई आम नूडल्स नहीं है, इसके साथ मेरा स्पेशल गर्म सूप जाएगा। जैसे ही मैं सूप का ढक्कन हटाता हूँ, ऐसी लाजवाब खुशबू हवा में तैरती है कि सारे कैदी अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। स्किनी मंकी तुरंत 5 डिब्बे पैक करवाकर पीटर के पास भेजता है। पीटर के कमरे में जब वह सूप पहुंचता है तो कमाल हो जाता है। उस जादुई खुशबू को सूंघकर कोमा में पड़ रहा उसका छोटा भाई अपनी आंखें खोल देता है और धीमी आवाज में कहता है, भाई क्या खुशबू है, मुझे बहुत भूख लगी है। पीटर खुशी से पागल हो जाता है। डॉक्टर इसे मेडिकल इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार घोषित करते हैं। इस एक डिश की वजह से मेरी मौत की सजा 7 दिनों के लिए टल जाती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस डॉन ने मुझे फंसाया था उसने जेल के अंदर मेरे खात्मे के लिए एक टॉप लेवल शूटर भेज दिया है। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही मैं दोबारा रसोई में पहुंच गया। तभी सिपाही सिलाश के साथ सोफिया भी वहां आ पहुंची। आज सोफिया के तेवर बदले बदले से थे। वह थोड़ी सजी धजी भी थी और मुझसे आंखें चुरा रही थी। खैर मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान न देकर आज की सामग्री की जांच की, जो हमेशा की तरह बेहद मामूली थी। एक गहरी सांस छोड़ते हुए मैंने तय किया कि आज सुबह के नाश्ते में मंतो यानी चीनी में उबले हुए बंस और मेरा स्पेशल डार्क सॉस बनेगा। हम दोनों की जुगलबंदी से मंतो बनकर तैयार ही होने वाले थे कि सोफिया उन फूले फूले सफेद बंस को देखकर सोच में पड़ गई। ये न तो ब्रेड जैसी दिखती है और न ही पिज्जा जैसी, क्या इसे खाया भी जा सकता है? लेकिन कल रात के नूडल्स का स्वाद याद आते ही उसने ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया। इधर सुबह के अभी सिर्फ 6:30 बजे थे, जबकि जेल में खाना मिलने का समय सुबह 7 बजे होता है। पर कैदी अभी से ही डाइनिंग हॉल का दरवाजा तोड़ने पर आमादा थे। सिलाश हैरान था कि क्या ये कैदी पागल हो गए हैं। जब उसने दरवाजे के पास जाकर उनकी चीख पुकार सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कैदी चिल्ला रहे थे, अरे अल्लाह के नाम पर खाने के लिए दो, अरे ओ भगवान के लिए दरवाजा खोलो, हमें खाना दो, अब और बर्दाश्त नहीं होता। सिलाश ने अपना सिर पीट लिया, साला ये खाना मांग रहे हैं या नशा मुक्ति केंद्र के मरीज बन गए हैं। अब समय आ गया था मेरे हुनर के सबसे बड़े दाम का, कढ़ाई हिलाने की तकनीक। ये मशीन से नहीं हो सकता था, इसे पूरी तरह हाथ से करना था। मैंने 30 किलो भारी लोहे की उस विशाल कढ़ाई को अपनी उंगलियों के इशारे पर ऐसे हवा में उछाला जैसे वह कोई खिलौना हो। सोफिया और सिलाश यह नजारा देखकर जड़ हो गए। इतने भारी बर्तन को इस सटीकता से संभालना किसी आम शेफ के बस की बात नहीं थी। इसके लिए कम से कम 10 से 15 साल की कड़ी तपस्या चाहिए थी, जबकि मेरी उम्र अभी सिर्फ 20 साल के आसपास थी। वे सोच रहे थे कि क्या इस लड़के ने 10 साल की उम्र से ही कढ़ाइयां पटकना शुरू कर दिया था। 10 मिनट बाद जैसे ही काउंटर खुला, कैदी भूखे भेड़ियों की तरह अंदर आ धमके। मरैक अपने चेलों के साथ सबसे आगे था। जब उसने थाली में 2 सफेद गोल मंतो और वो डार्क सॉस देखा तो वो भड़क गया, ए शेफ ये क्या बकवास है, हम रात भर इस सूखे गोले का इंतजार कर रहे थे, अगर यह खाने में अच्छा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने गुस्से में मंतो का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे सॉस में डुबोया और अपने मुंह में डाल लिया। और फिर अगले ही पल उसकी आंखें बाहर आ गईं। उस बेजोड़ स्वाद का धमाका उसके मुंह में ऐसा हुआ कि उसके होश उड़ गए। वह चिल्ला उठा, हे भगवान, क्या कोई इंसान ऐसा दिव्य स्वाद बना सकता है? वह किसी अकाल पीड़ित की तरह पागलों की तरह उसे ठूंसने लगा। यह देखकर बाकी कैदियों ने भी बिना वक्त गंवाए मंतो पर धावा बोल दिया। जैसे ही वह डार्क सॉस उनकी जुबान से टकराया, उसकी लाजवाब और तीखी खुशबू ने उनके दिमाग के सारे तार हिला दिए। पूरा डाइनिंग हॉल तारीफों के शोर से गूंज उठा। मेरी माँ कसम, मैंने जिंदगी में इतना लजीज खाना कभी नहीं खाया। ये ड्रैगन किंगडम का असली शेफ है। पहले वाले तो बस टाइम पास कर रहे थे। कैदी इस कदर दीवाने हो चुके थे कि वे चिल्लाने लगे, अब तो मैं इस जेल से कभी बाहर नहीं जाना चाहता। साला साक्षात ईसा मसीह भी आ जाए तो भी मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। बाहर जाकर भला ऐसा अमृत कहाँ मिलेगा? सोफिया ये सब सुनकर दंग रह गई। उसका पूरा नजरिया ही बदल चुका था। वह विस्मय से मुझे देखने लगी। ये खाना नहीं, कोई जादू था। इधर सिलाश के मुंह से भी लार टपक रही थी, पर अपनी वर्दी और फर्ज की वजह से वह कैदियों के सामने हाथ नहीं मार सकता था। इसलिए वह बेचारा सिर्फ थूक घूंट कर रह गया। आधे घंटे के भीतर कैदियों ने अपनी उंगलियों और मंतों की मदद से प्लेटों को ऐसे चमका दिया जैसे वे अभी अभी दुकान से खरीद कर लाई गई हों। जब से मैंने इस जेल की रसोई संभाली थी, तब से बर्तनों को धोने का काम बेहद आसान हो गया था। हर रोज क्लीन प्लेट कैंपेन, प्लेट साफ करो अभियान जो चल रहा था। खाना खाकर जैसे ही बाकी कैदी बाहर गए, डाइनिंग हॉल में सिर्फ मरैक अकेला बच गया। उसका पेट तो भर चुका था, पर नीयत अभी भी भूखी थी। वह मटकता हुआ काउंटर पर सोफिया के पास पहुंचा और बोला, ब्यूटीफुल, जरा 2 मंतो और 1 चम्मच सॉस और दे दो। सोफिया ने पीछे खाली पड़े बर्तन को देखा और कहा,
मन तो खत्म हो चुके हैं और वैसे भी तुम 4 बार खाना ले चुके हो, क्या अभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? म्रैक कुटिलता से मुस्कुराया। ज्यादा नाटक मत करो, मुझे पता है तुम शेफ लोग अपने लिए माल छुपा कर रखते हो। चुपचाप बाहर निकालो वरना मेरा गुस्सा तो तुम जानती ही हो। सोफिया ने अपनी बाहें सिकोड़ लीं और उसे भाव देना बंद कर दिया। म्रैक का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गुस्से में अपनी थाली हवा में उछाल दी। सोफिया ने बड़े आराम से थोड़ा बगल हटकर खुद को बचा लिया और वह थाली पीछे की दीवार में जाकर इतनी जोर से टकराई कि दीवार पर डेंट पड़ गया। म्रैक पूरी तरह बौखला गया और गुस्से में तमतमाता हुआ सीधे रसोई के अंदर घुस आया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर सोफिया के कड़क अंदाज और उसके हाथ में चाकू पर पड़ी, उसके इरादे डगमगा गए। पर अपनी मर्दानी दिखाने के लिए वह उसकी तरफ झपटा। इससे पहले कि सोफिया कुछ करती, पीछे से हवा को चीरती हुई एक आवाज आई। मैंने अपनी वही 30 किलो की काली भारी खड़ाई हवा में ही ऐसी घुमाकर मारी कि वह ग्वांग की आवाज के साथ सीधे स्किनी मंकी के मुंह पर जाकर बैठी। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया, सिर के चारों तरफ तारे घूमने लगे और वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। मेरे इस खौफनाक और गॉड लेवल बाहुबल को देखकर उसकी बत्ती गुल हो गई थी। वह कांपते हुए पीछे हटा और अपनी उंगली मेरी तरफ उठाकर हकलाते हुए बोला, तुम एक मामूली शेफ होकर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता नहीं है ए ब्लॉक में मेरी क्या पहचान है? तुम दोनों अब भुगतने के लिए तैयार रहो। और वह अपना आधा मुंह छुपाकर दुम दबाकर वहां से भाग निकला। सिलाश ने तुरंत मेरे पास आकर दबी आवाज में चेतावनी दी, शेफ यून, तुमने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। इस स्किनी मंकी का ताल्लुक जेल के सबसे खतरनाक गुट से है और डॉन ब्रूनो के साथ इसके रिश्ते बेहद गहरे हैं। वह पक्का ब्रूनो के पास बदला लेने गया होगा। सिलाश कानून के मुताबिक इस कैदियों की आपसी रंजिश में दखल नहीं दे सकता था, लेकिन वह मेरी मदद करना चाहता था। तभी सोफिया ने धीरे से पीछे से मेरा कुर्ता खींचा। उसकी आंखों में मेरे लिए फिक्र और माफी के भाव थे। मैं कुछ कहने ही वाला था कि रसोई का दरवाजा धड़ाम से खुला। सामने महाडॉन ब्रूनो अपने 2 खूंखार और भारी भरकम गुर्गों के साथ खड़ा था। तभी सामने से रोता हुआ पतला बंदर आया। ब्रूनो भाई, उस कमीने शेफ ने मुझे मारा, आपको मेरी लाज रखनी होगी। ब्रूनो ने पहले स्किनी मंकी को देखा, फिर घूमकर मेरी तरफ देखा जो एकदम शांत खड़ा था। ब्रूनो ने एक ठंडी सांस ली, अपने हाथ के कड़े को चमकाया और छटाक एक जोरदार थप्पड़ सीधे पतले बंदर के मुंह पर जड़ दिया। स्किनी मंकी हवा में गोल घूम गया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ब्रूनो तेजी से आगे बढ़ा और मुझसे कुछ दूरी पर ही घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और अपना सिर झुकाकर बोला, उस्ताद यून, मुझे माफ कर दीजिए, ये बदतमीज चेला आपके रुतबे को नहीं जानता था। आप बड़े दिल वाले हैं, इस कीड़े की खता को बख्श दीजिए और मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। यह नजारा देखकर सिलाश, सोफिया और डाइनिंग हॉल की हवा मानो वहीं जम गई। सिलाश की आंखें फटी की फटी रह गईं कि जेल का सबसे बड़ा दरिंदा ब्रूनो एक शेफ के सामने भीगी बिल्ली बना बैठा था। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? ब्रूनो ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बड़े ही अदब से बोला, उस्ताद यून, मेरे बड़े भाई पीटर ने कहा है कि आज से आप ही हमारे माई बाप हैं और आप हमारे लिए भगवान समान हैं। आपके उस जादुई यांगचुन नूडल्स और सूप के स्वाद ने मेरे भाई कीला को कोमा से जगा दिया है। बड़े भाई ने खुद आपको याद किया है, कृपया हमारे साथ चलिए। ब्रूनो के पीछे पीछे मैं VIP ब्लॉक 001 नंबर बैरक की तरफ बढ़ गया। रास्ते में सोफिया को सिलाश वापस E ब्लॉक की तरफ ले जा रहा था, लेकिन जैसे ही सोफिया ने गलियारे में एक दूसरे कैदी के चिल्लाने की आवाज सुनी, उसके कदम ठिठक गए। वहाँ एक कैदी जेल के पिंजरे को पीटते हुए वार्डन पर चिल्ला रहा था, सालो, मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा। मेरी सजा भले ही पूरी हो चुकी है, लेकिन मैं रिहा नहीं होना चाहता। बाहर भला ऐसा अमृत जैसा खाना कहाँ मिलेगा? मुझे यहीं रखो वरना मैं खुद को चोट पहुंचा लूंगा। ये पागलपन देखकर सोफिया और सिलाश एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उन्हें समझ आ गया था कि मेरे खाने का जादू अब पूरी जेल के सिर चढ़कर बोल रहा था। दूसरी तरफ जेल के B ब्लॉक में एक अलग ही कहानी चल रही थी। वहाँ की बेताज रानी आवेला, जो एक कुख्यात और रसूखदार महिला डॉन थी, इस वक्त अपने एक गुर्गे की क्लास लगा रही थी। वह गुर्गा डर से कांपते हुए बोला, बॉस, मेरी खता माफ कर दीजिए। मैं A ब्लॉक में अपनी मर्जी से नहीं गया था, बल्कि वहाँ का खाना ही इतना लाजवाब है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। आवेला हैरान रह गई। उसने तेज आवाज में पूछा, क्या बकवास है? सिर्फ एक वक्त के खाने के लिए तुमने B ब्लॉक की नाक कटवा दी? गुर्गे ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बॉस, मैं सच कह रहा हूँ, कल रात मैंने वहाँ के यांगचुन नूडल्स खाए थे। स्वाद ऐसा था कि मैं रात भर सो नहीं पाया और आज सुबह तो मैंने $1000 की रिश्वत देकर वहाँ से सिर्फ एक मंतो और डार्क सॉस मंगवाया है। आप खुद चक्कर देख लीजिए। आवेला ने जब प्लेट में सजे मंतो और उस खुशबूदार गाढ़े सॉस को देखा तो उसने बिना वक्त गंवाए एक निवाला अपने मुंह में डाल लिया और फिर जैसे ही वह स्वाद उसकी जुबान से टकराया, उसकी हरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वाद का कोई बवंडर उसके दिमाग में फूट पड़ा हो। उसके हाथ कांपने लगे। वह मंतो को सॉस में डुबो कर ऐसे ठूंसने लगी जैसे उसने सदियों से कुछ खाया ही ना हो। पूरी प्लेट साफ करने के बाद वह हांफते हुए अपने सेक्रेटरी मिलर से बोली, मिलर, मुझे ये शेफ हर हाल में चाहिए। अगर A ब्लॉक में ऐसा शेफ है और हमारे पास नहीं, तो B ब्लॉक के सारे कैदी वहाँ भाग जाएंगे। जाओ और आज दोपहर के खाने में किसी भी तरह A ब्लॉक का खाना यहाँ लेकर आओ। मैं देखना चाहती हूँ कि उस शेफ के हुनर की सीमा क्या है। दोपहर होते ही मैं और सोफिया रसोई में फिर से जुट गए। आज जेल प्रशासन ने मेरे हुनर से खुश होकर बहुत सारी ताजी सब्जियां, मीट और लाल मिर्च भिजवाई थी। मैंने तय किया कि आज ड्रैगन किंगडम की सबसे मशहूर डिश डिशेज एंड क्यूर ग्रेट ड्रैगन फीस्ट स्ट्यू बनेगी। मैं सोफिया को एक एक स्टेप समझा रहा था ताकि वह भी इस हुनर को सीख सके और आगे चलकर मेरा काम थोड़ा हल्का हो सके। तभी डाइनिंग हॉल का भारी दरवाजा खुला। इस बार वार्डन मार्टिन खुद पुलिस की टुकड़ी के साथ A ब्लॉक के डाइनिंग हॉल में आया था। उसके पीछे पीटर और ब्रूनो अपनी पूरी गैंग के साथ बेहद अनुशासित तरीके से अंदर आए। स्किनी मंकी और उसके साथी काउंटर के सामने आए और इस बार उन्होंने गुंडागर्दी नहीं की, बल्कि पूरे 90 डिग्री झुककर मुझे और सोफिया को सलाम ठोका
और एक सुर में चिल्लाए, यून भाई को सादर प्रणाम, भाभी जी को सादर प्रणाम। सोफिया भाभी जी सुनते ही पानी पानी हो गई और उसने शर्माकर अपना मुंह छुपा लिया। वार्डन मार्टिन तो ये नजारा देखकर अपनी जगह पर ही जम गया। जो कैदी वार्डन को देखकर थूकते थे वे आज एक शेफ के सामने भीगी बिल्ली बने खड़े थे। तभी सोफिया के पेट में चूहे कूदने लगे और उसने चम्मच से थोड़ा सा ड्रैगन फीस्ट स्ट्यू छक लिया। स्वाद छकते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा होने लगा कि उसने शुरुआत में मुझसे बदतमीजी की थी। इधर आवेला का सेक्रेटरी मिलर किसी तरह रिश्वत देकर चुपके से दोपहर के खाने की एक थाली बी ब्लॉक ले आया। आवेला ने जैसे ही उस ड्रैगन फीस्ट स्ट्यू का पहला चम्मच मुंह में रखा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। स्वाद इतना गहरा और मखमली था कि उसने मिलर से कहा, ये इंसान कोई मामूली शेफ नहीं है, ये कुलिनरी की दुनिया का बेताज बादशाह है। आज शाम को जब कैदियों को टहलने के लिए मैदान में छोड़ा जाए तो बी ब्लॉक के सभी लड़कों को तैयार रखना। हम ए ब्लॉक पर चढ़ाई करेंगे। मुझे वह शेफ किसी भी कीमत पर अपनी बैरक में चाहिए। जेल में एक तरफ मेरे खाने को लेकर दंगे जैसी स्थिति बन रही थी तो दूसरी तरफ जेलर को जब बी ब्लॉक के विद्रोह की खबर मिली तो उसने मिलर को डांटते हुए कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? सिर्फ एक शेफ के लिए दंगा करोगे? वो शेफ कोई बड़ा कसाई नहीं, बस ड्रैगन किंगडम का एक मामूली कैदी है। लेकिन असली खतरा अभी आने वाला था। अंडरवर्ल्ड के जिस डॉन ने मुझे फंसाया था उसने जेल के भीतर के एक सबसे खतरनाक शूटर और जल्लाद व्हाइट डेविल को मेरी सुपारी दे दी थी। व्हाइट डेविल अपनी कोठरी में बैठा हुआ कुटिलता से मुस्कुरा रहा था। अच्छा, तो ए ब्लॉक का वो नया शेफ ही सबका चहेता बना हुआ है, शेफ यून। दुआ करना कि आज रात का तुम्हारा खाना आखिरी ना हो, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुलाने आ रहा हूँ। रात के सन्नाटे में पूरी जेल गहरी नींद में सो रही थी, लेकिन ए ब्लॉक की 009 नंबर कोठरी में मौत का साया मंडरा रहा था। अंडरवर्ल्ड डॉन का भेजा हुआ शूटर व्हाइट डेविल बिल्ली के कदमों से चलता हुआ मेरी कोठरी के बाहर आ पहुंचा। उसके हाथ में एक धारदार लोहे की चेन चमक रही थी। वह कुटिलता से मुस्कुराया, तो यही है वो शेफ जिसने पूरी जेल को अपना दीवाना बना रखा है। यून, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है। जैसे ही उसने कोठरी का ताला खोलने की कोशिश की, अचानक पीछे से एक साया उभरा। वह कोई और नहीं बल्कि 30 किलो की काली कढ़ाई हाथ में लिए महाडॉन ब्रूनो था। ब्रूनो ने कड़क कर कहा, हमारे अन्नदाता पर हाथ उठाने से पहले तुझे मुझसे गुजरना होगा कसाई। व्हाइट डेविल ने पैंतरा बदला और ब्रूनो पर हमला कर दिया। दोनों के बीच कोठरी के बाहर भयंकर हाथापाई शुरू हो गई। चेन और कढ़ाई के टकराने की आवाजों से सन्नाटा टूट गया। व्हाइट डेविल फुर्तीला था, लेकिन ब्रूनो के शरीर में मेरे बनाए भोजन की असीम ताकत दौड़ रही थी। ब्रूनो ने एक जोरदार वार करके व्हाइट डेविल को दीवार से दे मारा और चिल्लाया, सिलाश, वार्डन को बुलाओ। तभी सिपाही सिलाश पुलिस बल के साथ वहां आ पहुंचा और व्हाइट डेविल को चारों तरफ से घेर कर काल कोठरी में डाल दिया गया। मेरी जान एक बार फिर बच चुकी थी और इस बार जेल के सबसे बड़े डॉन ने खुद मेरी ढाल बनकर मेरी रक्षा की थी। सुबह होते ही जेलर का वार्डन मार्टिन के पास फोन आया। उसका लहजा बदला हुआ था। वह बोला, मार्टिन, उस चीनी शेफ यून का जलवा सिर्फ ए और बी ब्लॉक तक सीमित नहीं रहा। जेल के सबसे कड़े और वीआईपी डी ब्लॉक से बुलावा आया है। वहाँ के सबसे रसूखदार और बूढ़े डॉन लीफू हेनरी का आज 80वां जन्मदिन है। हेनरी ने साफ कहा है कि अगर उनका जन्मदिन का खाना यून ने नहीं बनाया तो वे जेल प्रशासन की ईंट से ईंट बजा देंगे। शेफ यून को तुरंत डी ब्लॉक ट्रांसफर करो। वार्डन मार्टिन और सिलाश मुझे लेकर डी ब्लॉक पहुंचे। ये जगह जेल कम और किसी महल जैसी ज्यादा दिखती थी। यहाँ सिर्फ 10 सबसे अमीर और रसूखदार कैदी रहते थे, जिन्हें आलीशान सिंगल रूम मिले हुए थे। सोफिया को भी मेरी मदद के लिए पहले ही वहां भेज दिया गया था। जैसे ही मैं हेनरी के आलीशान कमरे में दाखिल हुआ, सफेद बालों वाले बूढ़े हेनरी ने सिगार का धुआं उड़ाते हुए मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और भारी आवाज में बोले, तो तुम ही हो वो लड़के जिसके चर्चे पूरी जेल में है? याद रखना, मेरी उम्र 80 साल है और मेरे दांत अब कमजोर हो चुके हैं। मुझे सिर्फ शाकाहारी वेज खाना चाहिए, लेकिन उसमें स्वाद ऐसा होना चाहिए कि मेरे बूढ़े साथी उंगलियां चाटते रह जाएं। अगर खाना बकवास हुआ तो तुम्हारी मौत की सजा आज ही मुकर्रर कर दी जाएगी। मैं रसोई में आया। वहाँ का नजारा देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि बर्तन और सामग्रियां एकदम आधुनिक थीं, लेकिन हेनरी की शर्त बेहद कठिन थी। शाकाहारी खाना जो चबाने में आसान हो और स्वाद में गॉड लेवल। तभी सिलाश बाहर से एक नई मशीन लेकर अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, यून भाई, जेलर साहब ने आपके लिए स्पेशल ड्रैगन किंगडम से इम्पोर्टेड टोफू मेकर मशीन भेजी है। मशीन देखते ही मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैंने सोफिया से कहा, आज हम बनाएंगे याद फीनिक्स टोफू। मैंने ताजी सोयाबीन से मखमली मुलायम टोफू तैयार किया। इसके बाद शुरू हुआ हुनर का असली जादू। मैंने अपनी तेज चाकू उठाई और उस बेहद मुलायम टोफू के टुकड़े को अपनी कला से तराशना शुरू किया। मेरी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थीं कि सोफिया और सिलाश सिर्फ आंखें फाड़े देखते रह गए। कुछ ही मिनटों में मैंने उस टोफू के टुकड़े को एक खूबसूरत उड़ते हुए फीनिक्स पक्षी के आकार में तब्दील कर दिया। ये खाना नहीं, कला का एक बेजोड़ नमूना था। हेनरी के कमरे में उनके 80वें जन्मदिन की महफिल सजी थी। जेल के कई बड़े बूढ़े रसूखदार कैदी टेबल पर बैठे थे। तभी सोफिया और मैं प्लेट लेकर कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही प्लेट से ढक्कन हटाया गया, वहां मौजूद हर शख्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। प्लेट के बीचों बीच टोफू का बना एक शानदार सफेद फीनिक्स पक्षी उड़ने की मुद्रा में सजा था, जिसके चारों तरफ मेरा स्पेशल खुशबूदार सूप तैर रहा था। हेनरी के एक साथी ने हंसते हुए कहा, हेनरी, इस लड़के ने कला तो अच्छी दिखाई है, लेकिन ये तो महज उबला हुआ शाकाहारी पनीर है। इसमें भला क्या स्वाद होगा? हेनरी ने बिना कुछ बोले अपने चम्मच से फीनिक्स टोफू का एक टुकड़ा तोड़ा और अपने मुंह में रख लिया, और अगले ही पल पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। हेनरी का चम्मच उनके हाथ से छूटकर प्लेट पर गिर गया। उनकी आंखें पूरी तरह खुल गईं और उनके चेहरे की झुर्रियां मानो गायब होने लगीं। टोफू इतना मुलायम था कि मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल गया और उसके भीतर छिपे मसालों के दिव्य स्वाद ने हेनरी को सीधे उनके बचपन की वादियों में
पहुंचा दिया। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी जन्नत की सैर कर रहे हों, जहां चारों तरफ असीम शांति और सुकून हो। हेनरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ये देखकर उनके बाकी साथियों ने भी तुरंत नूडल्स और टोफू का सूप चखना शुरू किया और देखते ही देखते वो रसूखदार बूढ़े कैदी बच्चों की तरह रोने और हंसने लगे। हेनरी खड़े हुए, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और भावुक होकर बोले, यून, आज 80 साल की उम्र में मुझे समझ आया कि असली जिंदगी और असली स्वाद क्या होता है। तुमने मेरे कमजोर शरीर में फिर से जवानी जैसी ताकत फूंक दी है। आज से तुम इस जेल के कैदी नहीं बल्कि मेरे बेटे समान हो। मैं अपनी पूरी वसीयत और अंडरवर्ल्ड का साम्राज्य तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ। बाहर बैठा वो डॉन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। रसोई में वापस आकर सोफिया ने प्यार और आदर से मेरा हाथ थाम लिया और बोली, यून, मुझे माफ कर देना कि मैंने शुरुआत में तुम्हें अपराधी समझा था। तुम सच में इस दुनिया के सबसे महान शेफ हो। तभी मेरे सिस्टम की स्क्रीन सामने फ्लैश हुई। बधाई हो, आपको 10,000 सेटिस्फैक्शन पॉइंट्स मिले हैं। डेथ पेनल्टी पोस्टपोनमेंट कार्ड एक्टिवेटेड। मेरी मौत की सजा अब हमेशा के लिए टल चुकी थी और इस पूरी जेल का हर एक ब्लॉक अब मेरे कदमों में झुक चुका था। मैं अब इस जेल का कैदी नहीं बल्कि इस पूरी सल्तनत का बेताज बादशाह बन चुका था। तो दोस्तों, ये थी जेल के महाशेफ यून की पूरी और धमाकेदार कहानी। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको यून की कौन सी डिश सबसे बेस्ट लगी। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।